मैं हूं जेरेमी वेड। मेरा काम है दुनिया में मीठे पानी के सबसे खतरनाक दानवों को पकड़ना। आमतौर पर मैं बहुत ही दूर दराज इलाकों में उनकी तलाश करता रहता हूं। लेकिन हाल ही में मुझे ऐसी जगह से एक हत्यारिन मछली की रिपोर्ट मिली है जहां मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। यूनाइटेड स्टेट्स से इंसानी शव को खाकर दैत्याकार रूप ले लेने वाली आदमखोर मछलियों से लेकर मछली जो मुझसे या शायद मुझसे भी बड़ी होगी, अंधेरे पानी में छिपकर बैठने वाली बदनाम दुश्मनों तक। मेरे आसपास के पानी में खून दिखाई देने लगा। मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूँ जिनका सामना इन शैतानों से हो चुका है। मुझे लगता है मैं वहाँ डूब गया होता। उस रात मैंने ईश्वर के साथ बैठकर खाना खाया होता। और फिर उनको खोजने की खातिर मैं अपनी जिंदगी भी खतरे में डालूंगा। हो सकता है वो पानी में खींच लिए जाएं और हमेशा के लिए गायब हो जाएं। बच निकली। ओह, बहुत ही बेवकूफी भरी हरकत थी। तो क्या दुनिया के सबसे विकसित देश की नदियों और झीलों में खतरनाक दानव छिपे हुए हैं? फंस गई, फंस गई, फंस गई। दुनिया भर में दानवों की तलाश करने के दौरान मैंने उस चीज की उम्मीद करना सीख लिया है जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। एक शहर में 136 किलो के परदेसी जीव से कुश्ती लड़ने से लेकर एक सूखते हुए मिट्टी के कुंड से इलेक्ट्रिक ईल को बाहर निकालने तक। पर क्या ये मेरी अब तक की सबसे अप्रत्याशित खोज होगी? पिछले कुछ सालों में मुझे सब तरफ से खबरें मिल रही हैं कि अमेरिका के कुछ इलाकों में नदी के दानव घात लगाए बैठे हैं। तो आज मैं ये पता लगाने निकला हूं कि क्या सच में यूनाइटेड स्टेट्स के मीठे पानी में हत्यारे मौजूद हैं। मेरे सफर की शुरुआत होती है फ्लोरिडा में। मैं दुनिया के सबसे भयानक शिकारियों में से एक की खोज पर निकला हूं। मेरी रिपोर्ट के हिसाब से ये जानवर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये हजारों लाखों लोगों के बीच घूम रहे हैं और उनकी मौजूदगी के बारे में कोई जानता तक नहीं। ये मछली आज तक की सबसे यादगार फिल्मों में से एक की प्रेरणा है, जो है जॉज। उस फिल्म में एक ग्रेट व्हाइट शार्क न्यू इंग्लैंड के किनारों पर दहशत फैलाती है। वो सुपरहिट फिल्म 1916 में न्यू जर्सी में लगातार हुए बुल शार्क के हमलों की प्रेरणा से बनाई गई थी। उनमें से 2 हमले समुद्र में नहीं हुए बल्कि एक नदी में 25 किलोमीटर अंदर हुए थे। दुनिया भर के गर्म तटीय समुद्रों में बुल शार्क ही सबसे खतरनाक शिकारी मानी जाती हैं। पर वो मीठे पानी में भी जिंदा रह पाती हैं, यानी वो मेरे इलाके में भी घुसपैठ करती हैं। और मेरी रिपोर्ट के मुताबिक वो सनशाइन स्टेट यानी फ्लोरिडा में अच्छी तरह स्थापित हो चुकी हैं। मुझे यह पता लगाना है कि क्या ये खतरनाक जानवर सचमुच फ्लोरिडा के भीतरी पानी में मौजूद हैं, और अगर वाकई ऐसा है तो क्या यहां भी जॉज की कहानी दोहराई जाने वाली है। हालांकि ज्यादातर खबरों में ग्रेट व्हाइट ही मौजूद रहती हैं, पर इंसानी मौत के लिए जितनी जिम्मेदार बुल शार्क हैं उतनी और कोई नहीं। हाल ही के सालों में फ्लोरिडा के तटों पर कुछ बहुत ही भयानक हमले हुए हैं। सन 1993 में मेलबोर्न के तट पर एक 3 मीटर लंबी बुल शार्क ने डॉन शॉमन को मार ही डाला था। मुझे उम्मीद थी कि स्वयं उनके मुंह से उस घटना के बारे में सुनकर मैं बुल शार्क के बर्ताव को और अच्छी तरह से समझ पाऊंगा। मैं पानी में किनारे से 25-50 मीटर दूर थी, शायद 5 मीटर गहरे पानी में थी, और कोई अचानक मुझसे टकराया। मुझे अपने हाथ में जलन महसूस हुई और फिर अपने पैर में जलन का एहसास हुआ, और मेरे आसपास के पानी में खून दिखाई देने लगा। उस वक्त डॉन को सिर्फ अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं थी, क्योंकि उस वक्त उनके पेट में 6.5 महीने का बच्चा था। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई और मुझे याद है कि मैं अपनी माँ को आवाज लगा रही थी। मुझे फिक्र हो रही थी कि मुझे मदद चाहिए और वहाँ मदद करने वाला कोई नहीं था। तो मैंने बस खुद पर भरोसा किया और फिर उसी पल मैंने खुद को संभाल लिया। वो जल्दी से जल्दी किनारे पर लौटी
डॉन को उसी वक्त अस्पताल पहुंचाया गया जहां सर्जरी करके उनके जानलेवा घावों का इलाज किया गया। सिर्फ उनके पैर में ही 85 टांकों की जरूरत पड़ी। 2.5 महीने बाद उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया। अब वो 18 साल का है। जन्म के वक्त वो पूरी तरह स्वस्थ था और हमने उसका नाम रखा मैकिंटायर शार्क शॉमन। मौत से इतनी करीबी मुलाकात होने के बाद डॉन अच्छी तरह से समझ गई हैं कि बुल शार्क ने उन पर हमला क्यों किया होगा। मैंने जो किया वैसा करके आप खुद अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं। अगर आप सुबह जल्दी तैरते हैं या दोपहर में तैरते हैं तो चारे की मछलियां उसी वक्त आती हैं। अगर आप बहुत सारी मछलियों को पानी के ऊपर कूदता देखते हैं तो आपको पानी में नहीं रहना चाहिए क्योंकि कोई बड़ी मछली उनका पीछा कर रही होगी। डॉन पर हुए हमले की कहानी सुनकर मैं फ्लोरिडा के मीठे पानी में बुल शार्क को पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया, ये साबित करने के लिए कि उस पानी में वो छिपकर इंतजार कर रही हैं। मेरी जांच उसी इलाके के आसपास केंद्रित होगी जहां से मुझे बुल शार्क के सबसे ज्यादा हमलों की रिपोर्ट आई है, यानी इंडियन रिवर लगून। दुनिया भर में 25 साल मछली पकड़ने के बाद मैंने ये सीखा है कि किसी चालाक मछली को पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा काम आती है स्थानीय जानकारी। तो चाहे मैं पापुआ न्यू गिनी जाऊं या अलास्का या फ्लोरिडा में, मैं स्थानीय लोगों से बात जरूर करता हूं। मुझे मिस्टर माइक पामर के पास भेजा गया है जो 3 दशकों से भी ज्यादा से शार्क पकड़ रहे हैं। ये बुल शार्क्स को पकड़ने में माहिर हैं। मैं हूं जेरेमी वेड। आपसे मिलकर खुशी हुई। पहले ये मछली को पकड़कर मार डालते थे, लेकिन पिछले 15 सालों से ये सिर्फ पकड़ते और दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देते हैं। मेरी पहली अमेरिकी हत्यार इनको पकड़ने में माइक मेरी मदद करेंगे, लेकिन ये किसी नाव की सुरक्षा के बिना किनारे से मछली पकड़ना पसंद करते हैं। माइक की हैवी ड्यूटी रॉड एक हार्नेस से जुड़ी हुई है जो शरीर से बंधा होता है, तो अगर रॉड पानी में खींची चली गई तो मछुआरा भी उसके साथ साथ खींचा चला जाता है। नदी किनारे मछली पकड़ने जाना और एक 250 किलो की बुल शार्क मिल जाना, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। यानी वो काफी खतरनाक हो सकता है। मैंने सही अंदाजा लगाया ना? एक बार एक मछली मेरे कांटे में फंस गई थी और उसने जो कांटा खींचा तो मैं घुटनों तक पानी में खींच लिया गया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि डोरी टूट गई। तो मछली पकड़ने के इस तरीके का सबसे बड़ा खतरा क्या है? हमारी जान जा सकती है। हम पानी में खींचे चले जाएंगे और फिर कभी ऊपर नहीं आएंगे। मैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में बुल शार्क पकड़ चुका हूँ और वो सब मैंने एक नाव से किया था जो एक कांटे में फंसी मछली का पीछा कर सकती थी। जमीन से मछली पकड़ना बिल्कुल अलग है। उसके लिए मुझे एक ताकतवर रिग की जरूरत होगी ताकि मैं अपने से 3 गुना वजन की मछली को संभाल सकूं। यहाँ मैं मजबूत रॉड, विशाल मजबूत कांटों और इतनी ताकतवर डोरी का इस्तेमाल करने वाला हूँ जितनी मैंने आज तक कभी नहीं की। और हम सबसे बढ़िया हार्नेस इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी पीठ पर वजन ना पड़े। कैसा लग रहा है जेरेमी? हाँ, अभी तक तो अच्छा लग रहा है। अगर हमारे कांटे में कोई बड़ी शार्क फंसती है तो हार्नेस के पीछे एक स्पॉटर होता है, हम बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके पीछे एक हैंडल होता है, जैसे ही मछली फंसती है और आपको अंदर खींचती है तो आप पानी के अंदर भी जा सकते हैं। सुबह के वक्त लोग नदी के छोटे छोटे तटों का इस्तेमाल करते हैं और राफ्ट्स पर बैठे लोग कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं। लेकिन जब अंधेरा होता है तो यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। उस वक्त शार्क उथले पानी की ओर बढ़ती हैं। वो शिकार करती हैं स्टिंगरे का, मुलेट्स का। रात के वक्त ये दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। मैं गहरी नहर में 90 मीटर अंदर अपना चारा डालना चाहता हूँ। मैं डोरी इतनी दूर तो नहीं फेंक सकता, तो मेरे पास नाव से वहां जाकर चारा डालने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन 4 मीटर लंबी खूंखार मछलियों के ऊपर से एक प्लास्टिक की नाव में बैठकर गुजरने का ख्याल ही दहशत भरा है। अब किनारे पर लौटकर बस इंतजार ही करना है। मुझे लगता है हमने बिल्कुल सही जगह चुनी है। डॉन ने कहा था कि पानी में होने वाली हर हरकत पर नजर रखो। मछलियों के झुंड पानी से बाहर कूद रहे हैं और लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है। मछली फंस गई है।
मुझे इसे झुकाना पड़ रहा है। हालांकि मेरी रील मछली को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मछली आराम से तैरकर दूर जा पा रही है। मैंने जो सबसे मोटी डोरी इस्तेमाल की थी वो अब भी बड़ी मुश्किल से उसे थामे हुए है। बेशक ये एक दानव ही है। बीस मिनट की जद्दोजहद के बाद मैं उसे किनारे के करीब ले ही आया। जब वो पानी से बाहर निकली तो मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जरा देखो उसको, देख रहे हो? हाँ, ये है तो काफी बड़ी है। जाहिर है कि मैंने एक दानव पकड़ी है, पर यह शार्क नहीं है। अब इसको किनारे पर ले आते हैं। ये गोलायत ग्रुपर है। ये एक विशालकाय ग्रुपर है। सचमुच बहुत बड़ी है ये। 20 मिनट की जद्दोजहद के बाद इसे थक जाना चाहिए था, मगर लगता है ये तो इसकी शुरुआत भर है। मुझे इस हुक पर नजर रखनी होगी। ये छटपटा रही है और मुझे न सिर्फ इसके मुंह में फंसे कांटे का ध्यान रखना होगा, बल्कि इसके पीठ के कांटों से भी बचकर रहना होगा। चलिए कांटा बाहर निकालते हैं, और ये कांटा निकल गया। कितनी बड़ी दैत्य है। इसकी लंबाई है 2 मीटर, ये 1.25 मीटर। 2 मीटर, मतलब लंबाई करीब 2 मीटर और गोलाई होगी 1.25 मीटर। इस आकार की मछली का वजन 158 किलो से ज्यादा होगा। ये और भी बड़ी हो सकती हैं और इनका वजन 272 किलो तक हो सकता है और लंबाई 2.5 मीटर तक हो सकती है। मैं ये महसूस कर सकता था कि एक भारी मछली है, और ये भी कि वो बहुत बुरी तरह से रस्सी को खींच रही है। मुझे यही उम्मीद थी कि करीब आने पर मुझे किसी बुल शार्क का बड़ा सा डोर्सल फिन दिखेगा, लेकिन जब वो पानी से बाहर आई तो सबसे पहले ये कांटे बाहर निकले। हालांकि ये बहुत ही मजबूत और लचीले जीव है, पर अब इसे वापस पानी में डालने का वक्त आ गया है। इसे छोड़ने के लिए मैं और गहरे पानी में जाना चाहता था, लेकिन माइक की मदद होने के बावजूद इस जीव को आजाद करना इतना आसान नहीं होगा। संभल कर। मैं घुटनों तक पानी में हूं। इस मछली का पेट अब भी पानी के तल को छू रहा है। अगर ये भी मेरे जितनी थक गई है तो पानी के अंदर जाकर आराम करेगी, पर मेरे लिए जरूरी है कि एक और चारा फेंकूं, क्योंकि वहां कोई विशाल बुल शार्क इंतजार कर रही होगी। हालांकि ये वो दैत्य नहीं जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, पर इस भीमकाय जीव ने यह साबित कर दिया है कि इस पानी में दानव मौजूद हैं। अपनी कामयाबी से खुश होकर मैं अगले दिन सुबह तक मछली पकड़ता हूं, लेकिन कोई और मछली मेरे कांटे में नहीं फंसी। किसी आदमखोर दानव की तलाश के लिए यह पूरी तरह से बसा हुआ आधुनिक शहर गलत जगह लगता है। आज मैं बुल शार्क के बर्ताव में माहिर ग्रांट गिलमोर से मिलने आया हूं, जिन्होंने मुझे कुछ और ही बताया। हर बसंत में मादाएं झील में आकर या नदी के अंदर मीठे पानी के इलाके में बच्चों को जन्म देती हैं। उनका वजन 226 से 272 किलो और लंबाई 2.5 से 3 मीटर तक की होती है। फिर वो चली जाती हैं। उनके बच्चे पहले 5 या 6 सालों तक वहां रहते हैं, जब तक उनकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर तक नहीं हो जाती, जो मीठे पानी के हिसाब से बहुत ही बड़ा शिकारी है। किसी आधुनिक वक्त के मिनोटॉर की तरह क्या ये आदमखोर दानव भी फ्लोरिडा की नहरों की भूल भुलैया में घात लगाए इंतजार तो नहीं कर रहे? किसी भी वक्त उपनगर के इस इलाके के पानी में 4 मीटर लंबी शार्क घात लगाए इंतजार कर रही हो सकती है। तो इस वक्त पानी में कितनी शार्क तैर रही हो सकती है? दर्जनों, सैकड़ों या फिर हजारों? ओह हाँ, बिल्कुल हजारों शार्क। मुझे लगता है कि उन्हें समझना होगा कि यहाँ बहुत बड़े शिकारी हैं, और अगर आप फ्लोरिडा में रहते हैं तो वो आपके घर के पास ही मौजूद हैं। इंडियन रिवर की झील 241 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और कई छोटी नदियां आकर उससे मिल जाती हैं। इसकी 3 खाड़ियां समुद्र से जुड़ी हुई हैं, जिसमें से एक फोर्ट पियर्स पर है।
ठीक आगे है एक मुख्य रास्ता जो खुले समुद्र और मीठे पानी की हजारों मील लंबी झील को जोड़ता है। तो साल के इसी वक्त 3-4 मीटर लंबी गर्भवती मादाएं अपने बच्चों को जन्म देने आती हैं। यही वो जगह है जहां नौजवान 2 मीटर लंबी शार्क 5-6 साल खाड़ी में बिताकर समुद्र की तरफ तैर रही होती हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई कुछ 90 मीटर ही है और ये शार्कों के राजमार्ग की तरह है। हर साल तकरीबन सैकड़ों या लाखों शार्कों का यहां से आना जाना लगा रहता है और वो आवागमन उन लोगों के बहुत करीब से होता है। बाद में मैं माइक के साथ मिलकर रात भर किनारे से मछली पकड़ूंगा, लेकिन बुल शार्कों की आबादी के बारे में सुनकर मुझसे यहां भी कांटा डाले बिना नहीं रहा गया। बुल शार्क्स को जिंदा और मरा हुआ दोनों तरह का चारा पसंद है, इसलिए मैं दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूं। जिंदा चारे की रस्सी के ऊपर एक गुब्बारा बंधा होता है ताकि वो सतह से दूर रह सके, जहां उसे शिकारी अच्छी तरह देख पाते हैं और मुझे भी चारे की जगह का अंदाजा लगता रहता है। यहां तकरीबन 2 मीटर पानी होगा, लेकिन अभी हम 2 झीलों के किनारे पर हैं। मछली पकड़ने की मुख्य नहर वहां पर है और वहां बगल में भी एक नहर है, तो हम दोनों के बीच में बने एक वी पर हैं और चारा इधर उधर तैर रहा है और मुझे बार बार यही लग रहा है कि वो तैर कर वहां जाएगा और गहरे पानी में चला जाएगा, वो इलाका जो बुल शार्क के हमले के लिए जाना जाता है। मैं सड़े हुए चारे को पानी में डालकर हिला रहा हूं ताकि पानी में तेल की महक फैल जाए। इससे कई मीटर दूर तक इसकी महक फैल जाएगी, जिससे शार्क मेरे चारे की तरफ आकर्षित होंगी। तीन घंटों के बाद मेरे कांटे में पहली बार मछली फंसी। मेरी रॉड के किनारे पर कुछ है। वहां प्रॉप के पास है। हाँ? हे, ये तो टारपोन है। एक ऐसी मछली जो अपने लड़ने के अंदाज के लिए जानी जाती है, और उसने मेरा कांटा बाहर निकाल दिया। वो वाली करीब 18 किलो की थी, पर इनकी लंबाई 2.5 मीटर तक की हो सकती है और इनका वजन 136 किलो तक हो सकता है। इतनी बड़ी मछली काफी नुकसान पहुंचा सकती है। मैं सोच रहा था कि वो टारपोन खुद पानी में से कैसे बाहर उछली। उसकी ताकत और ऊर्जा मैंने देखी। मैंने कहानियां सुनी हैं जिसमें किसी टारपोन के टकराने से नाव में बैठे व्यक्ति की जान चली गई। रात हो गई। अब वक्त है माइक से मिलने का और रात भर किनारे से बुल शार्कों को पकड़ने के लिए तैयार होने का। हाँ, कुछ तो फंसा है। अब वो भागना शुरू करेगी। फंस गई है। हाँ, हाँ, फंस गई है। मैं उसे छटपटाते हुए महसूस कर सकता हूं। हाँ, वो छटपटा रही है, बुरी तरह छटपटा रही है। एक बार फिर मुझे ये सोचकर राहत महसूस होती है कि मेरी मदद के लिए माइक मौजूद है। बड़ी मछलियां अपनी तरफ खींचती हैं, तो हो सकता है एक झटके से मैं पानी के अंदर नजर आऊं। आखिर वो फिन दिख गया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। करीब से देखने के लिए मुझे इसकी पूंछ पर एक रस्सी बांधनी होगी और उसे किनारे पर खींचना होगा, लेकिन मुझे बहुत सावधानी से काम करना होगा। बहुत देर तक संघर्ष करने के बाद भी शार्कों में काफी ताकत बाकी रहती है। वो इससे भी बड़े आकार की होती हैं, पर इसका आकार भी अच्छा खासा है। ये नौजवान बुल शार्क करीब 2 मीटर लंबी है और ये मीठे पानी को छोड़कर समुद्र की तरफ बढ़ने के लिए बिल्कुल ठीक आकार की हो गई है। कांटे से शार्क का मुंह कट गया है, लेकिन आजाद होने के बाद ये घाव बहुत जल्दी भर जाएगा।
शार्क के मसूड़ों के अंदर तेज धारीदार दांत छिपे हुए हैं और शिकार में गड़ाने से जरा पहले ही वो इन्हें खोलती है। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर ये शार्क किसी को हल्के से काटती है तो भी उसका इतना खून बह सकता है कि उतना सा घाव भी उसके लिए घातक साबित हो सकता है और उसकी जान जा सकती है। हो सकता है ये मछली सैकड़ों दूसरी मछलियों के साथ पिछले 5-6 सालों से भीतर की नहरों में रह रही हो और ये बहुत ही गंभीर मामला है। अगर कभी आपका सामना ऐसे जीव से हो जाए तो बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन हम इंसानों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादातर वक्त बुल शार्क्स अपने रास्ते जाती हैं और हम अपने रास्ते, और किसी को एक दूसरे का एहसास नहीं होता। अब मैंने एक बुल शार्क पकड़ ली है और यह जाहिर हो गया है कि वो मीठे पानी की नदियों और नहरों में रह रही हैं, इंसानी बस्तियों के बीचों बीच। अब तक सिर्फ समुद्र तट पर ही हमले हुए हैं और वो जानबूझकर किए गए हमले कम और दुर्घटना ज्यादा थे। वो छोटी मछलियों और डॉल्फिन्स की तरह इंसानों को अपना शिकार समझती हैं। डरावनी फिल्मों और खबरों से समुद्र में मौजूद शार्कों के हमलों के खतरों का एहसास होता रहता है, लेकिन अंदर के इन शांत जलमार्गों का क्या? ज्यादातर लोग जो उन्हें इस्तेमाल करते हैं वो सतह के नीचे छिपे हत्यारों से बेखबर होते हैं। चूंकि ये एक ऐसा इलाका है जिसमें इंसान और शार्क दोनों रहते हैं, ये मुमकिन है कि कोई मीठे पानी का दरिंदा कभी भी हमला कर दे। फ्लोरिडा की नहरों में मौजूद बुल शार्कों की मौजूदगी एक मिसाल है कि इंसानी हाथों से बनाए ढांचे भी कुदरत के कुछ सबसे खतरनाक हत्यारों को पनाह दे सकते हैं। बांध भी दानवों को बना सकते हैं। मछलियां किसी नए माहौल में फंस कर रह जाती हैं और अगर कोई उन्हें पकड़ न ले तो उनका आकार किसी आदमखोर जितना हो सकता है, बिल्कुल उन वेल्स कैटफिश की तरह जिन्हें मैंने स्पेन की एक बांध वाली नदी में पकड़ा था। हाल ही में मुझे दक्षिण मध्य मिजूरी में स्थित बैगनेल बांध पर दानो कैटफिश देखे जाने की रिपोर्ट मिली है, जो ओजार्क्स की झील के एक छोर पर है। वो एक खतरनाक जगह है। बांध के पीछे की झील ऐसी जगह पर स्थित है जो उसे अमेरिका का तीसरा सबसे खतरनाक पानी बनाती है। ये काले सायों वाली गहरी खाई है जहां नियमित रूप से शरीर गायब हो जाया करते हैं। तो क्या इतने इंसानी शवों का खोना बड़े आकार वाली कैटफिश से जुड़ा हुआ है? मैंने अपनी जांच की शुरुआत स्थानीय इतिहासकार माइकल गिलेस्पी से मुलाकात करके की, ये जानने के लिए कि वो गायब हुए लोगों के बारे में क्या जानते हैं। कोई नहीं जानता था कि पहले झील में कितने शरीर खो गए और फिर कभी उनका नामो निशान नहीं मिला, पर 1954 में मुझे इस सवाल का जवाब मिला था। नाव की एक बहुत ही बुरी दुर्घटना हुई थी जिसमें द ग्रैंड ग्लेज नाम की एक पर्यटन नाव शामिल थी। द ग्रैंड ग्लेज बहुत बड़े तूफान के आने से पहले ही बैगनेल बांध से निकली थी। वो एक मेमोरियल डे वाला वीकेंड था। नाव झील पर गई और 4-5 किलोमीटर आगे जाने पर ही तूफान की चपेट में आ गई। जैसे ही नाव शरण लेने के लिए एक छोटी खाड़ी में घुसी, तभी बहुत ही ताकतवर हवाओं ने उसे उल्टा कर दिया। पंद्रह लोग पानी में गिर गए। उन 15 में से 8 तो डूब गए। उनमें से 3 के शरीर का कोई अता पता नहीं मिला। हादसे की शिकार एक लड़की के पिता ने तो अपने खर्चे पर अपनी लापता बेटी का पता लगाने के लिए गोताखोर भेजे थे, पर उन्हें वो कभी नहीं मिले। ये हो सकता है कि शरीर झील के तले में डूब गए हों और कैटफिश उन्हें खा गई हों। वो एक बहुत ही भयानक नजारा होता है। पहले भी भारत की काली नदी में मेरा सामना ऐसे नजारे से हो चुका है जब कैटफिश नदी में दफनाने के मकसद से बहाए गए आधे जली शरीरों को खाकर विशालकाय हो जाती हैं। हो सकता है यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। मैं जानता हूँ कि यहाँ विशाल कैटफिश मौजूद हैं और ये मुमकिन है कि उनमें से कुछ बहुत ही विशाल हों, और विशाल से मेरा मतलब है कि मेरी जितनी विशाल या मुझसे भी ज्यादा। ऐसा लगता तो नहीं है कि उस बांध के पीछे बहुत बड़ी मछलियां मौजूद हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोई ट्रॉपिकल जंगल नहीं है। हम एक ऐसी झील की बात कर रहे हैं जो विकसित दुनिया के ठीक बीचों बीच है। ये सुनसान जगह नहीं है।
दानवों की तलाश में मैंने दुनिया के दूर दराज इलाकों में भी मछलियां पकड़ी हैं, लेकिन आज मैं अमेरिका में हूं ये पता लगाने के लिए कि मीठे पानी के हत्यारिन यहां भी मौजूद हैं कि नहीं। मैं फ्लोरिडा में एक खतरनाक शार्क पकड़ चुका हूं। अब मैं ये देखने के लिए मिसूरी आया हूं कि क्या यहां विशालकाय कैटफिश मौजूद हैं जो लापता हुए लोगों के शरीरों को खाकर विशाल हो गई हैं। इससे पहले कि मैं अपनी डोरी मटमैली गहराइयों में फेंकूं, मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा दानव मेरे चारे की जांच कर सकता है। मैं ऐसे इंसान से मिला जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस खतरनाक पानी में काम करते हुए बिताई है। सैल्वेज डाइवर टिम मैकनेट ने हजारों घंटे गोताखोरी में बिताए हैं। अगर इस झील में दानव हैं तो उन्हें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो नावों और चीजों के अलावा इंसान भी पानी में गिरते हैं। तो आपने कभी पानी में से लाशें भी बाहर निकाली? हाँ, अपनी जिंदगी में मैं 8 लाशें निकाल चुका हूँ। कभी कभी वो शाखाओं और पानी के नीचे पेड़ों में फंसी होती हैं, कभी पानी में डूबी कारों में होती हैं। आपने आज तक जो भी लाशें निकाली हैं उनमें से कुछ आधी खाई हुई थी? हाँ, मैं इस तरह की लाश देख चुका हूँ। कैटफिश मुर्दाखोर होती हैं। वो हर वो चीज खा सकती हैं जो उनके मुंह में समा सके। अगर उनके मुंह में इंसान समा सके तो वो भी उनका भोजन बन जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस झील की कैटफिश उस आकार की होती हैं? आपने यहाँ जो सबसे बड़ी कैटफिश देखी वो कितनी बड़ी थी? वो शायद 2 मीटर की होगी, 2-2.25 मीटर, तकरीबन 125-150 किलो की। उसका सिर इतना बड़ा था, मुझसे भी बड़ा, मतलब मुझसे भी भारी। आखिरकार मुझे किसी चश्मदीद व्यक्ति से इस झील में मौजूद दानव कैटफिश की सीधी खबर सुनने को मिली। मुझे जल्दी से जल्दी मछली पकड़ना शुरू करना होगा। इसलिए मैं स्टीव ब्राउन से मिला जो इस खतरनाक झील को अच्छी तरह से जानते हैं। यहां के बांध में कैटफिश की 3 किस्में पाई जाती हैं, फ्लैटहेड, ब्लू और चैनल। मैंने आज से पहले इनमें से किसी को नहीं पकड़ा है, लेकिन मुझे उन 2 सबसे विशालकाय मछलियों में दिलचस्पी है जिनका आकार आदमखोर हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा बड़े इलाके में पकड़ने के मकसद से मैंने 4 रॉड लगाने का असामान्य काम किया है। इस तरीके से कांटे में फंसने वाली मछलियों की कतार लग जाती है, लेकिन 4 सक्रिय रॉडों को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। मेरी पूरी कोशिश के बावजूद सिर्फ छोटी मछलियां ही कांटे में फंस रही हैं। हम बस एक बड़ी मछली ढूंढना चाहते हैं। अगले कुछ दिन में मछली पकड़ना जारी रखता हूं। मछलियां जल्दी जल्दी कांटे में फंसती जाती हैं। देखा आपने कितनी लालची जीव है ये। पर किसी दानव का कोई नामो निशान नहीं मिला। उस आकार की नहीं है जो हम चाहते हैं। मैंने एक ऐसा दांव खेलने का फैसला किया जो मैंने पहले एक एडवेंचर में सीखा था। यहां गहरा पानी है और यहां का माहौल उस एडवेंचर के जैसा है। ये सीधी चढ़ाई वाला किनारा है और 25 से 30 मीटर तक गहरा है। तो वो पुरानी नदी का तला है और अभी मुझे स्पेन की वेल्स कैटफिश याद आ रही है। तले के करीब जाएं तो अच्छा शिकार फंसता है। मुझे लगता है यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। मेरा दांव काम कर रहा है। मछली ने जल्दी ही मेरे चारे में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। ये अच्छी मछली है, बहुत अच्छी मछली। उथले पानी में भाग रही है। ये नीचे नहीं जा सकती इसलिए एक तरफ तैरती जा रही है। मतलब कुछ ही सेकंड में इसने कांटा पकड़ लिया। उसे इस दूसरी डोरी से दूर रखना चाहिए। लगता है कल के मुकाबले आज बड़ी मछलियों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। ये सब बहुत रोमांचक है। मुझे लग रहा है कि वो अच्छे खासे आकार की है। मैं उसे देख सकता हूं। हाँ, मुझे नजर आ रही है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अच्छा संकेत है। डोरी थोड़ी ढीली छोड़ो, ढीली छोड़ो। जाल कहाँ है? हाँ, बढ़िया। जाल के अंदर। इसका वजन 26 किलो है। ओह यस। गॉश। लोगों को लगता है कि कैटफिश बदसूरत सी मुर्दाखोर होती हैं, पर यह मछली तो एक मजबूत शिकारी है। इसका मुंह भी देखिए काफी बड़ा है।
बहुत ही लंबा चौड़ा मुंह है इसका, ये देख रहे हैं आप। इसमें दांत भी नहीं है, पर मैं इसके अंदर महसूस कर सकता हूं इसमें बहुत सारे उभार हैं जो दबोचने के लिए बने होते हैं। अगर ये एक बार किसी को दबोच लेती हैं तो फिर उसे जाने नहीं देती। पर हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत मछली है। नन्हे दांतों की ये पंक्तियां पानी के नीचे किसी इंसानी शव को दबोचने के लिए बिल्कुल सही हैं। और मगरों की तरह कैटफिश पलटी खा सकती हैं, जिससे वो शरीर से मांस का लोथड़ा या तो हाथ पैर चीर कर अलग कर सकती हैं। अगर हम इसकी चौड़ाई नापे तो हाँ, ये करीब 1.25 मीटर की है। सिर की चौड़ाई करीब 20 सेंटीमीटर है। ये होगा करीब 15 सेंटीमीटर। अगर इसकी तुलना उस कैटफिश से की जाए जिसे टिम ने देखा था, तो इसके मुंह में भी किसी इंसान का सिर आसानी से समा सकता है। इस झील में इतनी बड़ी मछलियां हैं कि अगर कम रोशनी में उनसे टकरा जाएं तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप तब तक उसे देख नहीं पाते जब तक उसके और आपके बीच की दूरी जरा सी ही रह जाती है। मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि बैगनेल बांध में दानों के आकार की कैटफिश मौजूद हैं, जिन्होंने अपने भोजन में इंसानी शवों को भी शामिल कर लिया है। पर एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या वो फूड चेन की सबसे निचली पायदान की मुर्दाखोर जीव हैं, या वो हत्यारिन हैं जो इंसानों को जिंदा चबा जाती हैं? पिछली जांचों में भी मैंने अपनी बात साबित करने के लिए खुद को खतरे में डाला है। मिसाल के लिए, मैंने पिरानाओं के साथ गोता लगाया था, यह साबित करने के लिए कि वो हमेशा इंसानों पर हमला नहीं करती, या न्यूजीलैंड में ईल्स के साथ मुठभेड़ करते हुए खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया था। वो देखो 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 इसको, देख रहे हो? इस मामले में ऐसा ही कोई शक्तिशाली कदम उठाने की जरूरत है, और यह साबित करने के लिए कि वो हत्यारिन हो सकती है, मुझे कैटफिश के हमले की ताकत को खुद महसूस करना होगा। एक बार फिर मैं चारा बनूंगा। मछली पकड़ने का एक प्राचीन तरीका है जिसे नूडलिंग कहते हैं। कांटा और डोरी के पहले से ही यह तरीका इस्तेमाल में लाया जा रहा है। प्रजनन के वक्त कैटफिश नदियों और झीलों में घोंसलों के लिए गड्ढे बना लेती हैं। आप पानी के नीचे जाते हैं और अपना हाथ या कभी कभी अपना पूरा शरीर उसके घोंसले में डालते हैं। फिर कैटफिश अपने अंडों को बचाने के लिए आप पर हमला बोल देती हैं, और जब वो आपके हाथ को दबोचती हैं तो आपको उसका जबड़ा पकड़कर उसे पानी से बाहर खींचना होता है। अपनी सारी उम्मीद कैटफिश पर लगाकर मैं वहां जा रहा हूं जहां नूडलिंग बहुत मशहूर है। मछली पकड़ने का सामान नहीं है, और दिल में यह एहसास है कि चारा और कोई नहीं बल्कि मैं हूं। मुझे सबसे बहुत घबराहट हो रही है। ये जानने के लिए कि मेरा सामना किससे होने वाला है, मैं मिला नूडलिंग के दिग्गज बॉबी स्पार्क्स से, जिन्होंने मुझे सावधान करने के लिए कैटफिश की कहानी सुनाई, जिससे मेरे धड़कते दिल को बिल्कुल शांति नहीं मिली। हम आगे बढ़ रहे थे। मेरे 2 दोस्त थे जो मेरे काफी आगे थे, और मेरा पैर एक गड्ढे में पड़ा और मैं लड़खड़ा गया और मन ही मन सोचा कि आज तो लॉटरी लग गई। मैंने उस गड्ढे में उतरना शुरू किया। मैं आधे रास्ते तक उतरा था और वो ऊपर आई और उसने मुझे जोर से टक्कर मारी। उस मछली का वजन 45 किलो से ज्यादा होगा। वो ऊपर आई और उसने मेरा पैर मुंह में ले लिया। मैंने आर्मी बूट पहना हुआ था और फिर मेरे घुटने तक मेरी टांग अपने अंदर ले ली। मछली ने बॉबी का पैर अपने मुंह में दबोच रखा था और वो छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। उसने मेरा पैर जोर से दबोचा और फिर उसने चक्कर खाना शुरू कर दिया, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऊपर था या नीचे। मैं तकरीबन पानी की सतह तक पहुंच गया था। मैं पानी के बाहर अपनी नाक नहीं निकाल पा रहा था और वो मुझे नीचे खींच रही थी। वो मेरा पैर तोड़कर अलग कर देना चाहती थी, और जब उसने आखिरी बार मुझे खींचा, वो मुझे अंदर ले जा रही थी। तब मेरे दोस्तों ने मुझे पकड़ा और मुझे बाहर खींच दिया। मैं नहीं समझता कि मेरे अंदर उससे लड़ने और उस गड्ढे से बाहर निकलने की ताकत थी। अगर उस दिन आपके दोस्त आपके साथ नहीं होते तो क्या लगता है क्या हो गया होता? मुझे लगता है वो मुझे दबोचे रहती और मुझे डुबा डालती। मुझे सच में लगता है उस दिन मैं ईश्वर के पास चला गया होता। उसमें कितनी ताकत थी, कितनी शक्ति थी। वो उनका इलाका है और उनके इलाके में उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है। जाहिर है मुझे नूडलिंग करने का सही तरीका सीखना होगा, और वो काम इतना खतरनाक है कि मैं अकेले करने की कोशिश के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तजुर्बेकार नूडलर्स नेट विलियम्स और उनके दोस्त डिलन के साथ नूडलिंग करने जा रहा हूं।
न सिर्फ मुझे संभावित खतरे की फिक्र है, बल्कि अब मेरे ऊपर नदी के एक असली दानव को पकड़ने का दबाव बहुत बढ़ गया है। अभी नूडलिंग का मुकाबला आधा हुआ है, जहां पकड़ी गई सबसे बड़ी 3 कैटफिश ही शामिल की जाती हैं। मुकाबले के बाद मछलियों को वापस पानी में छोड़ दिया जाता है। मैंने वादा किया है कि नेट के नदी के उस अलग थलग बसे इलाके को एक राज ही रखूंगा, ताकि दूसरे नूडलर्स सूंघते सूंघते भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। यहां मुझे मीठे पानी के एक ऐसे दानों को पकड़ने का मौका मिलेगा जिसने बैगनेल बांध में अपने होने का संकेत दिया था, जो है फ्लैट हेड कैटफिश, एक ऐसी प्रजाति जिसका आकार बढ़ते बढ़ते आदमखोर हो सकता है। आज से पहले मैंने एक्सट्रीम फिशिंग केवल रॉड के साथ की है। पकड़ो से। आमतौर पर ऐसा लगता है कि आप मछली के सीधे संपर्क में हैं। फंसी। पर इससे करीबी तो कुछ हो ही नहीं सकता, और मुझे यकीन है कि ये काफी रोमांचक तजुर्बा होगा। हाँ, ये मछली पकड़ने का एकदम अलग तरीका है। ये आज तक का मछली पकड़ने का बहुत ही एक्सट्रीम और खतरनाक तरीका है। जब कोई मछली आपके कांटे में फंसती है तो आप 45 मिनटों तक उसे खींचते रहते हैं, चाहे वो बहुत ही बड़ी क्यों ना हो। पर उसी आकार की मछली को जब यहाँ पकड़ते हैं तो उसे पकड़ने और दबोच कर रखने से आप थक कर चूर हो जाते हैं। अगर आप अपने हाथ अंदर डालेंगे तो कभी उसे पूरी तरह थका नहीं पाएंगे, उसकी पूरी ताकत महसूस करेंगे। और आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी कमजोरी फौरन भांप लेती है। आपकी पकड़ ढीली होते ही वो मौत का तांडव करने लगती है। उसका नीचे का जबड़ा किसी हैंडल जैसा होता है, अगर वो वहाँ से खिसक कर यहाँ ऊपर आ गई तो बस गोल गोल घूमने लगती है। बिल्कुल उसी तरह जब कपड़े निचोड़ने के लिए उन्हें मोड़ा जाता है, कभी कभी वो यहाँ तक आ जाती है। मेरा मतलब वो कहीं से भी आपको पकड़ सकती है, और फिर वो एकदम से ऊपर आकर आपका हाथ अपने मुंह में समा लेती है। उसका मुंह बंद होता है और वो तैर कर ऊपर चली जाती है, जहाँ से वो निकल नहीं पाती और आप वहीं फंसे रह जाते हैं, और वो आपको दबोचे रहती है। कई बार लोगों का सिर पानी की सतह के बिल्कुल पास होने के बावजूद वो बाहर नहीं निकल पाते। हाँ, समझ गया। घबराना नहीं चाहिए, है ना? हाँ। ठीक है, तो करते हैं। तो चलिए फिर हो जाए। किताबी बातें बहुत हो गई। मुझे लगता है हम किसी गड्ढे के किनारे पर पहुंचे हैं। पानी में नीचे जाने से पहले यह जरूरी है कि दिमाग में सतह के नीचे के माहौल की एक तस्वीर बना ली जाए। हाँ, अगर ऐसा कुछ दिखा जिसकी उम्मीद नहीं थी तो हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा घबरा जाऊं। हाथों और पैरों से महसूस करने के बाद हमने अंदाजा लगाया है कि नीचे का तल सपाट है और उसके बाद सीधी ढलान है। इस सीधी ढलान में एक गड्ढे का मुंह है जो ढलान के अंदर तक जाता है, और यह गड्ढा किसी कैटफिश के छिपने के लिए बिल्कुल सही है। इस पल तो मैं नहीं बता सकता कि यह गड्ढा कितना गहरा है। ये मैं अपने हाथ अंदर डालकर ही पता लगा सकता हूं। ये ऐसा खेल है जिसमें किस्मत उसी का साथ देती है जो दबंग हो। लगता है मेरी जांबाजी परखने का वक्त आ गया है। मैं काफी देर तक महसूस करता रहता हूं, पर लगता नहीं कि कोई घर में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ बहुत अंदर तक नहीं जा पा रहे हैं। हाँ हाँ, सच है, आपको उसके अंदर जाना होगा। मैं बिल से बाहर ही टटोल पा रहा हूँ। हाँ, बिल के अंदर। या जैसे ही हम फिर से महसूस करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, कोई हमारे पैरों से टकराता है। वो अंदर है, उसे जाने मत देना। अब तुम उसके पीछे जाओ। या हमें उसके बिल को पूरी तरह बंद करना होगा ताकि वो बचकर निकल ना पाए। मैं फिर से पानी के अंदर जाता हूं। इस बार मैं पानी में अपनी टांगे डालता हूं, जो बहुत ज्यादा गहरा लग रहा है। जब मैं अपनी जंघाओं तक बिल में घुस जाता हूं, तब कोई चीज मुझे जोर से काटती है। मीठे पानी के दानवों की तलाश में मैंने दुनिया भर का सफर किया है, लेकिन आज से पहले मैंने कभी इस तरह के दानों का शिकार नहीं किया। मैं ओक्लाहोमा में नूडलिंग कर रहा हूं और अभी अभी मैं कैटफिश के बिल में अंदर घुसा हूं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और महसूस करते वक्त किसी ने मेरे हाथ को जोर से काटा। रुको रुको रुको, ये मेरी पहली फ्लैट हेड कैटफिश है। नेट ने उसके मुंह में एक रस्सी पिरोई और उसे गिल फ्लैप से निकाला ताकि वो बचकर भाग न सके। पहले वो मछली वही बनी रही, उसने एक बार मुझे काटा और फिर छोड़ दिया, और फिर मैं इधर उधर टटोलता रहा और मेरा हाथ उसके मुंह में पहुंच गया। वो बहुत ही डरावना एहसास था। मैं अपना शरीर उसके बिल में डाल रहा था।
डिलन किसी चारे की तरह मुझे उसके बिल के अंदर धकेल रहे थे और यह एहसास बड़ा डरावना था कि अंदर कुछ है जो मुझे काट सकती है। वह इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सच में यह बहुत ही बेवकूफी भरी हरकत थी। जैसा कि नेट ने कहा था, यह कैटफिश आसानी से हार नहीं मानेगी। उसने अपनी फितरत के मुताबिक पलटी खाने की कोशिश की। अगर हम इसे काबू में नहीं कर पाए तो इसमें इतनी ताकत है कि आसानी से मेरी कलाई तोड़ सकती है। ओह! छोड़ नहीं रही। मेरी किस्मत अच्छी है कि इसने मुझे छोड़ देने का फैसला किया। बिग फ्लैट हेड कैटफिश का नाम एकदम सोच समझ कर रखा गया है। इसका सर एकदम चपटा है और निचला जबड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ। कितनी अनोखी दानव है ये। इस मछली का वजन कम से कम 22 किलोग्राम होगा, जो इसे मुकाबले में एक ताकतवर प्रतियोगी बनाएगा। ये सोचते हुए कि जिस मछली ने बॉबी स्पार्क्स पर हमला किया था वो इससे दुगने वजन की थी, मेरे दिमाग में पल रहे सारे शक गायब होने लगे। जब मैंने लोगों को उत्तरी अमेरिका की कैटफिश को इंसानों की हत्यारिन कहते सुना तो पहले तो मुझे उनकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। मुझे इस मामले की तह तक जाना ही पड़ा। लेकिन जब मैंने मछली पकड़ने का वो तरीका इस्तेमाल कर लिया है जिसमें आप मछली को गुस्सा दिलाते हैं ताकि वो आकर आपको काटे और पानी के नीचे घुप अंधेरे में आकर आपको दबोच ले, और ये सब हमें करना होता है फेफड़ों में भरी सीमित हवा के साथ, तो ये मछली इंसानों को नुकसान पहुंचाने के काबिल है। वक्त बीतता जा रहा है। हमें जल्दी से जल्दी अपनी तीनों सबसे बड़ी कैटफिशों को ट्रक में डालकर मुकाबले में ले जाना होगा। बाकी टीमें काउंटी में अलग अलग जगहों पर नूडलिंग करके लौट रही हैं। सबके लिए अपने अपने शिकार का वजन करवाना बहुत ही तनावपूर्ण होता है। लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया है और मुझ पर दबाव और भी बढ़ गया है। दानवों को पकड़ने की मेरी शोहरत दांव पर लगी हुई है। अब वक्त है हमारी मछलियों के वजन करने का। उम्मीद है ये मछली कम से कम 22 किलो की तो होगी। सबसे आखिर में तराजू पर उस मछली का वजन किया गया है जिसे मैंने पकड़ा था, और इसका वजन है 24 किलो, जिससे हम तीनों की मछलियों का मिलाकर वजन हो जाता है 70 किलो। पर क्या यह मुकाबला जीतने के लिए काफी है? तीसरा स्थान जाता है माइकल गिल की टीम को। दूसरा स्थान जाता है डेविड वॉकर की टीम को। और सबसे पहला स्थान जाता है नेथन विलियम्स की टीम को। नेट और डिलन के मंझे हुए दाव पेचों की वजह से नूडलिंग में मेरा अनाड़ीपन किसी को नजर नहीं आया और दानव पकड़ने की मेरी साख पर कोई आंच नहीं आई। इनाम हासिल करने के बाद अब वक्त है इन दानवों को वापस नदी में छोड़ने का। मैं अमेरिका ये देखने आया था कि यहाँ के मीठे पानी में दानव मौजूद हैं कि नहीं। हजारों लोगों के करीब फ्लोरिडा की लहरों में मुझे खतरनाक बुल शार्क घात लगाकर इंतजार करती मिली। इसने जरा सा भी काटा तो बहुत सारा खून बह सकता है और वो घातक साबित हो सकता है। यहां तक कि इस हमले के नतीजे में शिकार की जान भी जा सकती है। मैंने अंदरूनी किनारों से एक स्पाइक बैग्ड लवाइथन पकड़ी। मुझे पता लगा कि मिजोरी बांध में आदमखोर आकार की कैटफिश मौजूद हैं जो शायद इंसानी शवों की दावत उड़ा रही होंगी। उसका सिर इतना बड़ा होगा, मुझसे भी बड़ा, मतलब मुझसे भी भारी। और नूडलिंग करने के बाद मेरे दिमाग में कोई शक बाकी नहीं है कि इस आकार की कैटफिश किसी इंसान को पानी की गहराइयों में खींच सकती है। सफर के अंत में मुझे यकीन हो गया है कि अमेरिका की नदियों, झीलों और नहरों में मीठे पानी के ऐसे जीव मौजूद हैं जो हत्यारे साबित हो सकते हैं।